समझ आ रहा है? कैकई ने ये सब देख करके अपनी बात को इस तरीके से घुमाया और इस तरीके से राम के समक्ष प्रस्तुत किया, दशरथ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मेरे बेटे को राजगद्दी पे बिठा दो, नहीं तो मेरा बेटा भी घर छोड़ के कहीं चला गया तो मैं कहीं की ना रहूंगी, ना मेरा पति घर में रहेगा, ना पुत्र रहेगा, तो मैं किसके सहारे रहूंगी। और कैकई ने ये बात दशरथ से कही तो दशरथ ने वह बात मान ली और कहा कि देखो, क्षत्रिय वचन देता है तो उसको निभाता है, और तुमको अगर वचन दिया है तो तुम्हारा वचन भी निभाऊंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को राजगद्दी दे दो। ठीक है, तेरे बेटे को राजगद्दी दे देता हूं। उनने राम से कहा, बेटा मुझसे भूल हो गई, मैंने तेरी मझली माँ को एक वचन और दिया था और आज उसी के कारण से तुझे कल राज सिंहासन पर नहीं बैठना होगा, राज सिंहासन पर भरत को बिठाऊंगा। सुन रहे हो? और रामचंद्र जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय आपका बिल्कुल सही है। आपने जो अपनी वचनों की मर्यादा बना करके रखी, अपने वचनों का सम्मान रखा, उसके कारण से आप बिल्कुल चिंता न करें, जो कुछ भी आप आज्ञा देंगे वही होगा। और वह राम सोच लेते हैं कि भरत के लिए अच्छे से राजगद्दी दिला करके और मैं यहां से चला जाऊंगा। समझ आ रहा है? ये भी परिवार थे, ये भी संबंध थे, चाहे मां की ओर से देखो चाहे भाई की ओर से देखो, कैसे संबंध हुआ करते थे कि अगर पिता ने कुछ कहा है तो बात को स्वीकार करना, पिता की आज्ञा मानने के लिए चाहे वन भी जाना पड़े तो चले जाना, और अगर हमें कष्ट भी उठाना पड़े तो कष्ट भी उठा लेना, लेकिन पिता का वचन कभी भी जाने नहीं चाहिए। इतना भाव उन रामचंद्र जी के अंदर आया और उन्होंने उसी समय पर अपना मन बना लिया कि हमें ये ग्रह छोड़ करके चले जाना है, राजगद्दी छोड़ करके चले जाना है। समझ आ रहा है? आज का बेटा, आज का भाई है कहां जाता? वन में जाता कि कोर्ट में जाता है? सोचने की बात है। ये हमारे अंदर इतने गुण होने के बावजूद भी, आप देखोगे राम के अंदर इतने गुण होने के बावजूद भी उसके लिए दोष सामने आ जाते हैं। कैकई को उसमें दोष दिखाई देते हैं। दोष कहां है? व्यक्ति में कि देखने वाले में? ये बता रहा हूं आपको, है? सोच लो आप। उन दोषों की बात नहीं कही जा रही है जो हमें दिखाई दे जाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत आचरण होते हैं, वो तो दोष हैं ही। उनमें चाहे मौन रहो चाहे ना रहो, मौन रहना इसलिए कहा जाता है कि भाई अपनी तरफ से किसी के दोष किसी दूसरे के पास ना पहुंचे, इसलिए मौन हो जाओ। ये भी आपकी एक सज्जनता हो सकती है, क्योंकि सामान्य रूप से हर आदमी का नेचर होता है किसी की भी कमी को उठा करके दूसरे के पास पहुंचाना, उसको उछाल देना, ये एक हर व्यक्ति का एक नेचर स्वभाव से होता है। लेकिन ये भी नेचर एक दुर्जनता का नेचर कहलाता है। तो सज्जन बनाए रखने के लिए, एक जेंटलमैन के लिए ये जरूरी है कि वह कभी किसी दूसरों के दोषों को किसी को न बताए, न कहे। ये भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोष नहीं भी होते हैं तो भी हमें वो दोष दिखाई देते हैं। जब तक कि हम मैच्योर नहीं हो जाते हैं या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं जिस लेवल पर सामने वाला है, तब तक भी हमें उसके अंदर कोई भी तरीके के गुण भी दोष के रूप में दिखाई दे सकते हैं। समझ आ रहा है? दोष कहां होते हैं? वह हमारी दृष्टि में होते हैं। जैसे कहा जाता है दुनिया की हर चीज सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ व्यू होल्डर। ब्यूटी कहां रहती है? ब्यूटी ब्यूटीफुल चीज में नहीं होती है, ब्यूटी होती है देखने वाले की आंखों में, दृष्टि में। अगर देखने वाले की दृष्टि में कुछ है, ग्रहण करने का भाव, सुंदरता का भाव, अच्छाई का भाव, तो उसे दिखाई देगा। और अगर नहीं है तो कितनी भी अच्छी चीज सामने हो उसके लिए वो अच्छी नहीं लगेगी,
और वह उसके लिए दोष का कारण भी दिखाई दे जाती है। तो जैसे गुणों के लिए कहा जाता है, जैसे ब्यूटी के लिए कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, ऐसे ही हम कह सकते हैं फॉल्ट लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। क्या समझ आ रहा है? दोष भी हमेशा देखने वाले के अंदर होते हैं, क्योंकि मन हमारा दोषों से भरा हुआ है, और जब हमारा मन दोषों से भरा होता है तो हमें सामने वाले के गुण भी दोषजनक लग सकते हैं, यानी कि आपका सीधापन भी उसको दोषकारिक दिख सकता है। मान लो आपको गुस्सा नहीं आता, आप अपने लिए समझोगे कि हम बहुत अच्छे हैं, 4 लोग आपकी प्रशंसा कर लेंगे, हो सकता है कि आपके लिए अच्छा लगे, और 4 लोगों के लिए भी अच्छा लगे कि आपको गुस्सा नहीं आता। लेकिन हर किसी के लिए अच्छा लगे कि गुस्सा नहीं आता, वो जरूरी नहीं है। समझ आ रहा? आज के जमाने में जिसको गुस्सा आता है वो क्या कहेगा? ये कोई आदमी है? जिसको गुस्सा ही नहीं आता कभी, ये कोई आदमी है? नहीं समझ आ रहा? मतलब आदमी है तो गुस्सा तो आना चाहिए, गुस्सा ही नहीं आता कभी, कुछ भी हो जाए, ऐसा कैसा आदमी? तो जिसको गुस्सा आएगा, जिसके अंदर के परिणामों में क्रोध रहेगा, तो उसको वही व्यक्ति अच्छा लगेगा जिसको गुस्सा आता है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तब आएगा आपको समझ में जब आप कभी किसी व्यक्ति को सीधा 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 देखते जाओ, सुन रहे हो, और कभी उसको जो है आप थोड़ी गुस्सा में देखो, तो हो सकता है कि कभी आपको वह गुस्से में भी अच्छा लग जाए। नहीं समझ आ रहा? अगर वह आपको गुस्से में भी अच्छा लग जाए तो दोनों चीजें हो सकती हैं। आपके गुस्सा स्वभाव के कारण से भी वो आपको अच्छा लग सकता है, और अगर आपकी गुणों के प्रति गहरी दृष्टि है तो आपको लग सकता है कि देखो कभी कभी उसके लिए गुस्सा भी आता है तो ये भी अच्छा है। क्या समझ आ रहा है? दोनों ही बातें हो सकती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ये आपके नेचर पर डिपेंड करता है, आपका नेचर कैसा है। और हमारा जैसा नेचर होता है, हमें बाहर वैसी चीजें अच्छी लगती हैं। अगर हमारा गुस्सेल नेचर होगा तो हमें गुस्सा वाले ही लोग अच्छे लगेंगे। समझ आ रहा है? एंगर पर्सन, एंगर हीरो। एक फिल्म बड़ी सिंपल से चल रही थी, सुन रहे हो? एक जो बता रहा हूं आपको, शायद आपने भी देखी हो। बड़ी सिंपल तरीके से चल रही है। उस पूरी फिल्म के अंदर एक ही बस वो एक मोड़ था जहां पर पूरी फिल्म का सारा एंगल चेंज हो जाता है सामने वाले को देखने का, उस हीरो को। समझ आ रहा है? पूरी फिल्म में हीरो बिल्कुल शांति से चुपचाप अपना काम करता रहता है। एक वह शॉट आता है उस समय पर, आपको ध्यान आ जाए तो, कई लोगों ने देखी होगी। सुन रहे हो? जब वो बस स्टैंड पे होता है, सुपर हीरो की बात कर रहा हूं, और उस समय पर वह अपनी पत्नी को या बच्चों को बस में बैठा रहा होता है, और उसी समय पर कोई उससे बस में ही बैठा हुआ व्यक्ति उससे कुछ कह देता है, और उसको उतनी गुस्सा आती है कि पूरी फिल्म के अंदर कहीं गुस्सा नहीं देखने को मिली, और उसी समय पर वह चलती हुई बस में उसकी कॉलर पकड़ लेता है। समझ आ रहा है? और बस पूरी फिल्म का जो रस था वो उसी एक शॉट पे डिपेंड था। अभी तक अमिताभ को गुस्सा क्यों नहीं आया? समझ आ रहा है? हाँ। कौन सी फिल्म थी? नहीं देखते आप लोग? पुराने जमाने की बता रहा हूं, इतनी पुरानी भी नहीं है? हाँ, तो आप समझना, आदमी के लिए सारा का सारा उसका जो पूरा का पूरा फिल्म का जो कहना चाहिए निचोड़ है, सार है, वो कहां पे डिपेंड कर रहा है। मैं तो उसको देख करके सोचा कि देखो आदमी क्या इंतजार कर रहा है, और सबको मालूम है, और हर कोई जब फिल्म को देखता था तो ये कहता था बस वो एक शॉट है, बस वो देखने लायक है। समझ आ रहा है?
जब वो अपना गुस्सा करता है और ऐसा अपना सिर घुमाता है कि उसका पूरे उसके जब बाल बिखरते हैं और वो उसको जब पकड़ता है, तब देखो आप लोग कहते हैं हाँ, समझ आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई भी हो सकती है। आप सोचो कि हाँ, सबको याद आ रही है, समझ आ रहा है। अब उस समय पर देखने वाले हर दृष्टि से देखते हैं, समझ आ रहा है, लेकिन सोचने वाले हर दृष्टि से सोचते भी हैं। कितने ही लोग देख करके सोच करके कुछ नहीं सोचते हैं, चले जाते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जो लोग इसको इतना उठा दिए, और इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या था जिसको लोग देखने के लिए हाउसफुल हो रही है। हा? इतने परेशान हैं, बेताब हैं उसको देखने के लिए। क्या है इसमें? बस एक शॉट हुआ गुस्से वाला। अमिताभ की गुस्सा देखना है तो फिल्म देखो जाके, समझ आ रहा है। और उसी के कारण से जब लोगों के लिए ये देखो कि वो क्यों देखना चाहते हैं, तो अब आप उन लोगों की टेंडेंसी की ओर देखो। फिल्म तो देख ली आपने, अब थोड़ा उनकी टेंडेंसी की ओर देखो। हमें वो शॉट तब अच्छा लगेगा, हमें वो चीज तब अच्छी लगेगी जब हमारे भीतर भी वैसा ही भाव हो, वैसा ही गुस्सा करने की भावना हो। और वह गुस्से को भी हम अच्छा तभी समझेंगे जब हम भी वैसा गुस्सा करना अच्छा कर समझें, हम भी वैसा गुस्सा करना अपने लिए लायक समझें कि हाँ, हमें भी ऐसा करना है। समझ आ रहा है। तो मैंने तो ये निर्णय निकाला कि जितने भी लोग ये हाउसफुल कर रहे हैं इन टॉकीजों में जा जा करके, ये सब जो है गुस्से को पसंद कर रहे हैं। समझ आ रहा है। और ये सब अपने अंदर ये टेंडेंसी रखते हैं कि हमें भी वक्त पर ऐसे ही गुस्सा करना है, तभी हम सामने वाले को उस लाइक करेंगे कि हाँ, तूने अच्छा किया। ये कैसे समझ में आएगा कि ये भी हमारा एक फॉल्ट है, एक दोष है? ये कभी समझ नहीं आएगा। जब हमारा नेचर वैसा ही बन जाता है तो हमें वैसी ही चीज अच्छी लगती है। आपका नेचर क्रोधी है तो आपको क्रोधी व्यक्ति अच्छे लगेंगे। आपका नेचर मोह करने वाला है तो आपको मोही व्यक्ति अच्छे लगेंगे। आपका नेचर राग रंग में रहने वाला है तो आपको राग रंगीनियों में रहने वाले लोग अच्छे लगेंगे। और आपका नेचर जब विरागता की ओर ढलेगा तभी आपको विरागी गुरु पसंद आएंगे, तभी आपको वीतरागता अच्छी लगेगी। समझ आ रहा है। हर किसी को अच्छी लग जाए जरूरी नहीं है। वीतरागता में भी दोष क्यों दिखाई देते हैं? दोष नहीं होते वीतरागता में। वीतरागता में भी कितने लोग दोष निकाल लेते हैं। ये वीतराग ही क्यों है, ये भी एक दोष है। इन्हें जरूरत क्या है इस तरह के नग्न रहने की? इन्हें जरूरत क्या है इस तरह से वीतराग रहने की? ये प्रश्न सामने आता है कि नहीं आता है? जैनों के लिए भी आता है, कई अजैनों के लिए भी आता है, किसी के भी अंदर आ सकता है। और इस बात का उत्तर क्या हो सकता है, कोई समझने की कोशिश करे तो उसका उत्तर मिल सकता है। समझ आ रहा है। बड़े बड़े लोग चैनलों पर भी महाराज से प्रश्न कर चुके हैं, समझ आ रहा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि इसका उत्तर क्या होता है। हा? क्या इसका उत्तर है? तुम्हें वो चीज क्यों नहीं अच्छी लग रही है जो नेचुरल है? अगर तुम्हें नेचर में रहना पसंद होगा तो तुम्हें नेचुरल चीज अच्छी लगेगी ना। तुम्हें नेचुरल चीज अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर वह नेचुरलिटी के प्रति जो आदर होना चाहिए वो नहीं है, या तुम्हारे भाव नेचुरल नहीं है। तुम्हें आर्टिफिशियल किसी भी तरीके के सेक्सुअल भाव ही तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो तुम्हें वही चीज अच्छी लगेगी जो तुम्हारे भावों में आती है। तुम्हें कभी भी वीतरागता अच्छी लग ही नहीं सकती। इसका एकमात्र उत्तर यही है, फॉल्ट लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। समझ आ रहा है। अगर कोई कहे कि आपकी वीतरागता में भी हमें दोष दिखाई देते हैं, आपकी वीतरागता भी हमें अच्छी नहीं लगती है, तो क्या समझना, तुम्हारी दृष्टि कुछ और है। तुम अपनी दृष्टि को बदलो।